बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूइंग मेडिकल साइकेट्री। अब हम पढ़ेंगे सोमैटोफॉर्म्स डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स बेसिकली ये तमाम डिसऑर्डर्स का मजमूआ है जिसमें सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं। जो साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो साइकोसोमैटिक बन जाते हैं। मतलब साइकेट्रिक सिम्टम्स दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज सोमैटिक सिम्टम्स जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड है, किसी डिजीज़ में फॉल नहीं करते और मोस्टली इनकी ट्रीटमेंट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स और CBT है। इसमें सबसे पहले आ जाता है सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें इसको ब्रिकेट सिंड्रोम भी कहते हैं। देयर इज अक्रेंस ऑफ क्रॉनिक और मल्टीपल, एक दो नहीं, मल्टीपल सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन वगैरह इसके साथ प्रेजेंट करेगा एंड इट वॉन्ट बी फिटिंग टू एनी डिजीज़। हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर, कॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर एक ऐसा है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई एंग्जाइटी स्टेट में होता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उसके बहुत कोई बुरी बीमारी है, जैसे फियर है या बिलीफ है, उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग फियर कि उसको बहुत बुरी कोई बीमारी है, कैंसर स्टेज 4 है, इस तरह की बीमारी है जो कि जितनी मर्जी आप मेडिकल रीअश्योरेंस कर दो उसको तसल्ली नहीं होनी, उसको CBT से ट्रीट करते हैं। फिर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। पेशेंट को अपनी बॉडी की शेप से इतना मतलब उसे अपनी बॉडी की शेप से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है एंड उसको ये बिलीव है कि इट इज़ डिसफिगर्ड इन सम वे। पहले इस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को बोल देते हैं डिस्मॉर्फोफोबिया। पेशेंट क्या करता है, इवन पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, CBT और एंटी डिप्रेसेंट इसका ट्रीटमेंट है। सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन, जिसमें ऑटोनॉमिक जो भी सिस्टम जो ऑटोनॉमिक अंडर ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियक न्यूरोसिस, रेस्पिरेटरी तो साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन और गट दैट लीड्स टू साइकोजेनिक वॉमिटिंग या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो भी ऑटोनॉमिक सिम्टम कंट्रोल करता है चीज़ें, अब वो सोमैटिक, क्योंकि साइकेट्रिक इलनेस जो है अब वो सोमैटिक डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट करिए तो सारे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन ये साइकोजेनिक सिम्टम्स होंगे। ये डिस्टर्ब कर रहा है CVS को, हार्ट को, गट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, बट ये दिस बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ साइकेट्रिक सिम्टम्स। सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा से परसिस्टेंट पेन है, जो कि उसके लिए हम पेन को रिलीव करने के लिए क्या देते हैं, पेन है कोई, लेकिन कोई बीमारी में फिट नहीं हो रही, किसी मेडिकल कॉज की कंडीशन कोई भी अनएक्सप्लेन्ड है, तो हम गैबापेंटिन, प्री गैबालिनर, CBT, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से ट्रीट करेंगे। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें पेशेंट बहुत थोड़ा सा मिनिमल फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन करता है और अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। मस्कुलर एक्स, डिजीनेस, पुअर कंसंट्रेशन। द पैटर्न ऑफ सिम्टम्स फॉलो, उसके पहले से लेट्स सपोज इन्फ्लुएंजा या कोई भी बीमारी हुई है, इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस, उसके बाद उसको इस तरह की क्रॉनिक फटीग रहती है। सिम्टम्स ओवरलैप विद दोज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज़ की भी ट्रीटमेंट CBT है। डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, जिसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, कि पेशेंट जो है अपनी लाइफ का कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट देखता है, जैसे किसी ने गली में कोई लड़ाई देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई गोलियां चलते हुए देख ली, कोई इस तरह का इवेंट जो कि बिल्कुल भी उसे नापसंद था, कॉन्शियस अवेयरनेस और मेमोरी उसकी हो उस चीज़ की, साइकोलॉजिकल फंक्शंस कॉमनली आर अफेक्टेड। ऐसी कोई भी वो चीज़ देख ले या चीज़ सुन ले तो उसे लगता है कि वो वाला जो सिस्टम है ना वो काम नहीं कर रहा, सेंसरी या मोटर फंक्शन उसके एब्सेंट हो चुके हैं उस सिस्टम के। जैसे कोई लड़ाई देख ले तो वो उसे लग रहा है उसे दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह की कोई आवाज़ सुन ली तो उसे लग रहा है कि वो सुन नहीं पा रहा कुछ। Often it is associated with adverse childhood experiences including physical या sexual abuse और इसकी ट्रीटमेंट भी CBT है। फिर जनरल मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस हो या कोई भी मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स के लिए पेशेंट आए तो आपने उसको ट्रीट इस तरह करना है। मैनेजमेंट उसकी पहले रीअश्योरेंस है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर एडवाइस है। एडवाइस में आपने उसे बताना है कि आप ड्रग्स लिख के देंगे और आपको साइकोथेरेपी है उसके लिए जाना, फिर रिहैबिलिटेशन, यहाँ क्रॉनिक डिसेबिलिटी, यहाँ वोकेशनल थेरेपी, इस तरह, और शेयर केयर विद जो जनरल प्रैक्टिशनर है, ताकि उसकी मेडिकल सिम्टम्स को भी, साइकेट्रिक सिम्टम्स को भी इकट्ठे ट्रीट किया जाए। रीअश्योरेंस में पेशेंट को रीअश्योर करवाना है कि आपको जो मसला है वो बिल्कुल जायज़ है। और एक्सप्लेनेशन में लेट्स सपोज अगर IBS भी है, यही नहीं कहना आपकी टेंशन की वजह से, उसको पूरा एक्सप्लेन करें, वो कह रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करें। साइकोजेनिक स्ट्रेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज एक्टिवेशन आपकी मस्कुलर टोन गट की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, दैट लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इन द गट वॉल एंड दैट लीड्स टू पेन इन द बाउल डिस्टर्बेंस। फिर फैक्टिशियस डिसऑर्डर में लिंगरिंग है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इजीली अलाउ, अच्छा, फैक्टिशियस डिसऑर्डर में सीन ये है कि पेशेंट अपना आप को ऐसे बीमार शो करेगा, फॉर एग्जांपल अपने आप को बुखार शो करेगा, थर्मोमीटर्स को गर्म पानी में डिप करके, हिल फेक अ फीवर एंड डिसऑर्डर इज़ फेंड इज़ यूजुअली मेडिकल, बट उसकी साइकेट्रिक इलनेस होगी, रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी,
सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं, मतलब फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ हेलुसिनेशन और डिप्रेशन इस तरह का वो ड्रामा करके आएगा, और बेसिकली इट विल बी अ ड्रामा। और ऐसे पेशेंट ना, ऐसे और एक और मंचाउजन सिंड्रोम का मैं साथ ही इकट्ठा बता देती हूँ। मंचाउजन सिंड्रोम में होता है पेशेंट के, जैसे कोई घर में बहन भाई थे, मदर फादर थे, तो देखते थे कि बीमार हैं, क्रॉनिक बीमार थे, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर कमिंग एंड विजिटिंग दैम, बहुत ज़्यादा उन्हें सिंपैथी मिलती है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। तो किसी ना किसी वजह से, लेट्स सपोज अगर छोटा बहन भाई इस तरह का कोई है, तो वो निगलेक्टेड फील करें, तो टेंशन लेने के लिए या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह की बीमारी अपना लेते हैं और डायरेक्ट इमरजेंसी में चले जाएंगे, किसी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को पढ़ के कि इस तरह एक्ट करके चले जाएंगे कि पता नहीं बहुत बड़ा कोई मसला हो चुका हुआ है। अक्सर हॉस्पिटल्स ने, बाहर के हॉस्पिटल्स ने तो लिस्ट भी दी हुई है, वो दे होल्ड लिस्ट ऑफ सच पेशेंट्स इमरजेंसी में, कि इन पेशेंट के डिफरेंट नाम बदल के, रूप बदल के जाते हैं कि मसला हो गया, ताकि ये एडमिट हो जाएं। और ये मंचाउजन के और फैक्टिशियस डिसऑर्डर, ये मंचाउजन वाले पेशेंट तो बड़े आराम से इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन करा देंगे। इन्हें कहना एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, कंसेंट दे दे, हाँ फलानी चीज़ करनी है, हाँ, तो बिल्कुल आराम से। अब मलिंगरिंग यहाँ आता है। मलिंगरिंग यहाँ पे क्या है, मंचाउजन को सिर्फ क्या चाहिए, अटेंशन और हॉस्पिटल एडमिशन। मलिंगरिंग में उसको ये चीज़ नहीं चाहिए, उससे अपने बीमार होने की वजह से जो कोई मोटिव है ना, बेनिफिट, वो चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत से केस चलते रहते हैं कि किसी ने अपने आप को कोई कत्ल करके, कोई कुछ भी करके अपने आप को पागल शो कर दिया, या अपने आप को इस तरह स्ट्रेचर पे ला के अपने आप को बहुत इस तरह का शो कर दिया कि बिल्कुल भी काबिल नहीं है किसी चीज़ के। It refers to deliberate and conscious stimulation of signs of disease and disability. Patient have motive. For example, अगर उन्हें avoid करना burdensome responsibilities from work या court appearance के लिए, जो बहुत common होता है, और the pursuit of financial gain, fraudulent claims और benefits और compensation, जो ऑफिस से जिनकी sick leave paid मिलती है, उसके लिए ऐसे फेन करते तो malingering है। Schizophrenia is one of the very important topic. इसका पास पेपर 2020 के कई और IVHS दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। Hallucinations, delusions और lack of insight की बीमारी है। पेशेंट हैज़ डिसऑर्डर थिंकिंग, हे हैज़ सोशल विड्रॉल और इमोशनल ब्लंटिंग, इसकी बहुत कॉमन है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स होते हैं। इसकी कॉज मोस्टली जेनेटिक बेसिस पे लाई करती है, जहाँ डिसरप्टेड इन शिज़ोफ्रेनिया 1D डिस्क 1 और न्यूरोग्लिन NRG1 में मसला होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सोशल फैक्टर्स और स्ट्रेस और कैनबिस की अब्यूज़ बहुत कॉमन है। वो हाउ वुड यू डायग्नोज, हाउ वुड वी डायग्नोज, देयर वुड बी अ पर्सन जिसके डिजायर्ड थॉट्स और बिहेवियर होंगे accompanied by delusions and hallucination, auditory, visual, gustatory, सारी hallucinations होती हैं इस पेशेंट को। देयर आर नॉट ड्यू टू ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज और सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी नहीं, वैसे ही क्रॉनिक है उसको मसला। अच्छा, अब इसके जो सिम्टम्स हैं ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स में डिवाइड किया हुआ है। श्नाइडर्स ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया, जो पॉजिटिव सिम्टम है उसका कहा हुआ है, पहला ABCD। A ऑडिटरी हेलुसिनेशन, B ब्रॉडकास्टिंग इंसर्शन या विड्रॉल ऑफ थॉट्स, C कंट्रोल्ड फीलिंग्स, इम्पल्सेस और एक्ट्स, और पैसिविसिटी जो है एक्सपीरियंस करता है। पैसिविसिटी ये है कि लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट कुछ सोच रहा है ना, तो उसे लगता है कि दूसरा जो सामने बैठा हुआ शख्स है ना, उसे मेरे थॉट समझ आ रहे हैं। और डिल्यूजनल परसेप्शन है, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज बिजारली इंटरप्रेटेड। जो इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं, इमोशनल ब्लंटिंग, सोशल विड्रॉल, एपैथी, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड पुअर सेल्फ केयर। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ और भी तो हो सकता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर इकट्ठे होते उसे हम शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। फिर प्यूरल साइकोसिस भी हो सकता है, मैनिक एपिसोड, साइकोटिक डिप्रेशन, डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में से अगर कोई दवाई खा रहा है तो सेल्फ इंड्यूस, और दवाई की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो गया तो साइड इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग, डिलीरियम, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, डिमेंशिया, हंटिंगटन डिजीज हो सकती है। हाउ वुड यू मैनेज? अगर तो फर्स्ट एपिसोड है तो पहले सटे उस पेशेंट को आप करेंगे हॉस्पिटलाइज। पेशेंट को खुद भी नहीं पता होगा कि उसको पेशेंट वुड बी हैविंग अ लैक ऑफ इनसाइट दैट दे आर इल एंड दे वॉन्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट कि उसको ट्रीटमेंट चाहिए वगैरह, लेकिन उसको ट्रीटमेंट चाहिए। और फिर कैसे उसको ट्रीट करना है? रीअश्योरेंस, वही सारा रीअश्योरेंस, एक्सप्लेनेशन, एडवाइस, और फिर ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग्स में क्या देनी है? एंटीसाइकोटिक्स देनी है। एंटीसाइकोटिक्स में वी हैव टिपिकल में क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, और एटिपिकल में क्लोजापिन, रेस्पिरिडोन, ओलेंजापिन, कोइटियापिन, थायरोडाजीन्स, ये सारी देनी है। हेलोपेरिडोल के एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट भी ये है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बहुत देती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जिसमें टार्डिव डिस्काइनेजिया, एकाथेजिया, पार्किंसनिज्म, एंटीकोलिनर्जिक के सारे इफेक्ट्स। अब टार्डिव डिस्काइनेजिया क्या? अब नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ मसल, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं लाइक चीक्स के, लिप्स के, तो वो नॉर्मली ट्विचिंग होगी उन मसल्स की।
उसे कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, फेशियल ज़्यादा होते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स डोपामिन ब्लॉकेट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डोपामिन ब्लॉकेट के एक्यूट डिस्टोनिया, कैथीजिया, रेस्टलेसनेस, पार्किंसनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेसिया। डोपामिन ब्लॉकेट है तो गायनेकोमास्टिया ग्लैक्टोरिया तो नहीं होना था। एंटीकोलिनर्जिक अगर ब्लॉकेट कर देंगे तो जो सारे एट्रोपिन के इफेक्ट्स हैं, एट्रोपिन की जो सारे इफेक्ट्स हैं ड्यू टू कोलिनर्जिक ब्लॉकेट, ड्राई माउथ, ब्लड वीन, इम्पोटेंस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी में ब्लड डिस्कैरेसिस, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस और फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस। अब ब्लड डिस्कैरेसिस आई वांट टू से कि कोलेजापिन जो है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस भी कराता है, न्यूट्रोपीनिया भी कराता है, ठीक। ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन में थायराइडाजीन इज वन ऑफ द एटिपिकल ड्रग्स, और वो कॉर्नियल लेंस ओपेसिटीज, ब्राउन पिगमेंटेशन कराते हैं इन सबके। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर बट सीरियस कंडीशन होती है। इट कॉजेज फीवर, बुखार, रिजिडिटी, ट्रेमर, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन। लैब फाइंडिंग में आपको CP के क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज और ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फ़ौरन तो पेशेंट को दवाइयाँ बंद कराओ, हाइड्रेशन उसकी प्रॉपर रखो, रिड्यूसिंग हाइपरथर्मिया, डेंट्रोलिन, सोडियम, डायज़ेपाम एंड ब्रोमोक्रिप्टिन उसकी ट्रीटमेंट है। फिर वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्विटियापिन इज़ QTC प्रोलॉन्गेशन। साथ ड्रग्स की ट्रीटमेंट के साथ आपने उसके साइकोथेरेपी, CBT, फैमिली सपोर्ट और सोशल ट्रीटमेंट जो वोकेशनल थेरेपी है या बाकी सारी जो थेरेपीज़ हैं सोशल ट्रीटमेंट में, उसको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ उसको रिलैप्स में ना चला जाए। प्रोग्नोसिस 1 क्वार्टर तो रिकवर कर जाएंगे, 1/3 क्रॉनिक हो जाएंगे। जो बाकी बचेंगे वो हर एपिसोड के बाद आफ्टर ईच एपिसोड दिस सफ़र दे विल ट्राई टू रिकवर बट रिलैप्सेस आर देयर। और हर 10 में से एक पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का अपनी जान ले लेता है। फिर डिलीरियम और डिमेंशिया है और अदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स है। डिलीरियम का तो पता है कि अक्यूट मेडिकल सेटिंग्स में, इट्स कॉमन अक्यूट मेडिकल सेटिंग्स स्पेशली एडल्टरी एंड पेशेंट हाई डिपेंडेंसी यूनिट, क्यों नहीं एकदम ऐसे कोई हेलुसिनेशन वगैरह का हो लेकिन एक्यूट एपिसोड हो, वो शिज़ोफ्रेनिया में नहीं होगा, वो डिलीरियम का होगा। उसे हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिमेंशिया में पेशेंट भूल रहा है, एंटेरोग्रेट है, आगे की चीज़ें भूल रही है, पीछे की रेट्रोग्रेड भूल रहा है। व्हाट आर द कॉजेज? कैन बी वेस्कुलर एज इन सेरेब्रल वेस्कुलाइटिस, मल्टीपल बोला है, डिजेनरेटिव इनहेरिटेड अल्जाइमर्स में हंटिंगटन्स, विल्सन्स, लुई बॉडी डिजीज़, फ्रंटोटेम्पोरल मैंडिबुलर डिमेंशिया, न्यूरोप्लास्टिक प्राइमरी सेरेब्रल ट्यूमर्स में या उनका ट्यूमर्स के डिपॉजिट जो है, इन्फ्लेमेटरी में, MS ट्रोमेटिक में, पंच ड्रंक सिंड्रोम, हाइड्रोसेफलस कैन बी कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, न्यूट्रिशनल या टॉक्सिक, थायमिन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, अल्कोहल टॉक्सिसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, इन्फेक्शन में सिफिलिस, HIV, विपल्स डिजीज, सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनसेफेलाइटिस कैन कॉज डिमेंशिया, एंड प्रायंस डिजीज में स्पोरेडिक क्रोट्सफेल्ड जैकब डिजीज कैन कॉज डिमेंशिया। फिर अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स में क्या होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ऑफ द एलील्स एपोलिपोप्रोटीन E ε4, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़, और इट्स अ फेमिलियल डिजीज़, हमें पता है फेमिलियल डिजीज़ है जिसमें देर आर डिपॉजिट्स ऑफ सिनाइल प्लैक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और मोस्टली जो इसका हिस्टोलॉजिकली वो जो प्रोटीन्स मिलती हैं दे स्टेन पॉजिटिव फॉर प्रोटीन यूबिक्वाइटिन वो प्रोटीन है जो डिफरेंट प्रोटीन्स को टैग करती है बिफोर देयर डिग्रेडेशन। इसका AB42 हमने पढ़ा था कि AB40 इज़ नॉर्मल, लेकिन Aβ42 आ जाए, अब नॉर्मल आ जाए हमारे पास तो वो टैंगल्स बनने लग जाते हैं, टाउ प्रोटीन्स बनने लग जाती हैं। हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट? सारी ट्रीटेबल कॉजेज़ को एक्सक्लूड करके हम लोग इसकी डायग्नोसिस पे पहुँचेंगे। इसको इन्वेस्टिगेशन पक्का हम नहीं कर सकते, इसकी डायग्नोसिस पक्का नहीं बना सकते हम लोग हिस्टोलॉजिकली, क्योंकि वो डेथ के बाद ही बनती है, हम पीस ले सकते हैं। बहरहाल हम इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। थो एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस से लाइक राइवास्टिगमिन या ग्लिंटामीन, डोनिपेजिल, या फिर एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से मिमेंटिन, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में क्या होगा? एज द नेम से फ्रंटल है, फ्रंटल की वजह से लैंग्वेज डिस्टर्बेंस होगी, टेम्पोरल है फ्रंटल है तो वो पर्सनालिटी डिफेक्टिव होगी, और टेम्पोरल है तो लैंग्वेज डिफेक्टिव होगी, और डिमेंशिया इसमें टाउ प्रोटीन्स के टैंगल्स हैं। लुई बॉडी डिमेंशिया इट्स मोर लाइक पार्किंसंस, इसमें बैर प्रोटीन अल्फा साइन्यूक्लियन होगी, लेकिन लाइक पार्किंसंस में डिमेंशिया सबसे एंड पे होती है ना, इसमें डिमेंशिया सबसे पहले है, इसलिए ये लुई बॉडी डिमेंशिया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिमेंशिया का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस को लुई बॉडी डिमेंशिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अल्कोहल मिसयूज एंड डिपेंडेंस, अल्कोहल इज एसोसिएटेड वो सोशल गैदरिंग में साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी अल्कोहल मिसयूज और डिपेंडेंस बहुत कॉमन है। हम कब कहते हैं कि पेशेंट डिपेंडेंट है? जब व्हेन देयर इज नैरोइंग ऑफ द ड्रिंकिंग, प्रायोरिटी ऑफ ड्रिंकिंग ओवर अदर एक्टिविटीज़, टॉलरेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, रिपीटेड विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए दोबारा अल्कोहल पी रहा है, रिलीफ ऑफ सब्जेक्टिव कंपल्शन
टू ड्रिंक एंड री इंस्टेटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग बिहेवियर आफ्टर एब्सटिनेंस। इवन वो तौबा करता है लेकिन उसके बाद भी दोबारा पीना शुरू कर देता है। ओके, हाँ वुड यू डायग्नोज पेशेंट। एक तो अपनी क्वांटिटी बहुत कम बताने वाला, अगर बताएगा भी तो कह देता है कि हाँ मैं तो बहुत कम पीता हूँ, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली ज़्यादा पीता है। और कैन बी द कॉम्प्लिकेशन, सोशल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अल्कोहलिक हैल्यूसिनोसिस, अल्कोहल विड्रॉल में फिट्स पड़ सकते हैं, उसे रम फिट्स कहते हैं। डिलीरियम ट्रेमेंस, एगिटेशन है, हैल्यूसिनेशन है वगैरह। यहाँ कॉम्प्लिकेशन कॉन्सिक्वेंस लिखे में एक्यूट, तो उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया, थायमिन डेफिशिएंसी वगैरह। एक्सीडेंट्स, इंजरीज भी हो सकता है, वो सोशल बिहेवियर में जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, वायलेंस के केसेस में गिरफ्तार हो सकता है। विड्रॉल में उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम, रेस्टलेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक आएगा, या डिलीरियम ट्रेमेंस, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। डिलीरियम ट्रेमेंस अकर्स आफ्टर ये अल्कोहल विड्रॉल, एगिटेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, और डिल्यूजन्स आ रहे होंगे उसे, सीजर्स जिसे रम फिट्स कहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स हमने पढ़ा कि हर चीज़ में कोई ना कोई मसला होगा। एक तो लिवर उड़ा देगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस, लिवर उड़ गया तो एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगी, एस्ट्रोजन नहीं होगी तो प्लेटो गैनोकोमेस्टिया, स्पाइडर नेवे, कार्डियोमायोपैथी, मस्कुलोस्केलेटल मायोपैथी, न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जीआईटी के मसले, मेलरी वेस्ट सिंड्रोम वगैरह। साइकेट्रिक एंड सेरेब्रल कॉन्सिक्वेंसेज में डिप्रेशन, अल्कोहलिक हैलुसिनोसिस, अल्कोहलिक ब्लैकआउट्स, वर्निक्स और कॉर्सकोफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी स्टोर होती है हमारी मेमोरी बॉडीज़ में। अल्कोहल क्या करता है, इट कॉजेज डैमेज टू द मेमोरी बॉडीज़। अब हमारी चली गई है मेमोरी जाने को कहते हैं कॉर्सकोफ सिंड्रोम, लेकिन उससे पहले होता है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी में क्या है, हमारे पास निस्टैग्मस है, ये आंखों का काम है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में आंखें और ब्रेन, निस्टैग्मस ऑफ्थेल्मोप्लेजिया आंखों का, ब्रेन में अटेक्सिया और कन्फ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर ये इस स्टेज पर ठीक ना किया जाए, अल्कोहल विड्रॉल ना कराया जाए, तो लीड टू कॉर्सकोफ, जिसमें मेमोरी बॉडी जो इफेक्ट हो जाती है, उसमें मेमोरी उड़ जाती है शॉर्ट टर्म। और अगर कोई शख्स मेमोरी उसकी उड़ जाए, लेट्स सपोज एक इंस्टेंस उसे याद है कि मैं गाड़ी से उतरा, मैं यहाँ गया, वहाँ जाके उसने क्या किया, वो अपनी खुद से बातें बनाए और वापसी गाड़ी पे आने का उसे याद हो, लेकिन बीच वाली मेमोरीज वो भूल जाए, बीच वाली मेमोरीज को फिलअप करे वो अपनी ऐसी बकवास जार्गन से, उसे कहते हैं कॉन्फैबुलेशन। कन्फ्यूजिंग द थिंग्स बिटवीन देयर मेमोरी लेन तो उसे याद है कि क्या हुआ था, लेकिन सीक्वेंस को वो फजूल चीज़ों से भर दे जो हुआ भी नहीं था उस दिन। एक दफ़ा कॉर्सकोफ हो गया, उसका रिवर्ट करना मुश्किल है। ठीक, हाउ वुड यू मैनेज तो ये कि अगर तो वो अक्यूट कंडीशन में आता है तो अक्यूट कंडीशन को मैनेज करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया तो ग्लूकोज ट्रिप, थायमीन वगैरह देंगे। और अगर अल्कोहल विड्रॉल के सिंड्रोम के साथ आता है, विड्रॉ कर रहा है और विड्रॉल में उसकी हेल्प चाहिए, तो उसको कैसे हम सिंड्रोम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसे बेंजोडाइज़पीन्स देंगे। लार्ज डोजेस में भी रिक्वायर्ड फॉर डायज़ेपाम एंड इट वुड बी टेलर्ड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, 5 to 7 days। वर्निक्स कॉर्सकोफ को प्रिवेंट करना है तो वर्निक्स को कर सकते हैं, वही वाली बात, वर्निक्स को कर सकते हैं, थायमीन दें, ग्लूकोज दें, कॉर्सकोफ को नहीं कर सकते। वंस कॉर्सकोफ इज डेवलप देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कॉर्सकोफ सिंड्रोम। फिर नाल्ट्रोग, एक कॉम्प्रोसेट क्या करेंगे, इट्स वन ऑफ द नाल्ट्रोक्सोन दैट विल हेल्प टू डिक्रीज द क्रेविंग फॉर अल्कोहल। और अगर वो उससे अल्कोहल पी रहा है और अल्कोहल नहीं रुक जा रही, क्रेविंग नहीं रुक रही, हमने उस पेशेंट को डायसल्फाम दे देता है। डायसल्फाम क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल को, और एसिटाल्डिहाइड बहुत ज़्यादा कम्युलेट हो जाता है बॉडी में। जो ही वो अल्कोहल पीता है, अल्कोहल की वजह से उसको इतना बुरा हाल होता है, हेडेक, फ्लशिंग, नोजिया वगैरह। तो डायसल्फाम इस तरह बहुत हेल्प करता है, पेशेंट फिर अल्कोहल को हाथ में लगाता। अगर अल्कोहल की वजह से अल्कोहलिक हैल्यूसिनेशंस हो रही हैं तो एंटीसाइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट वगैरह जो भी इसको ट्रीटमेंट में हेल्प चाहिए। और ना सिर्फ अल्कोहल मिस यूज़ होता है, और भी बहुत ही ड्रग्स हैं लाइक सेडेटिव्स लाइक बेंजोडाइज़पीन्स एंड ओपियोइड्स, बार्बिटुरेट्स, वो मिसयूज़ होते हैं। और फिर उनको जहाँ जहाँ वो लगाते हैं, लाइक किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आईवी यूज़ करते हैं तो आईवी से तो हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस C सब फैलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलती हैं। और स्टिमुलेंट्स लाइक एम्फेटामिन्स और कोकेन यूज़ करते हैं तो कोकेन की वजह से नेजल सेप्टम उड़ सकता है। और हेलुसिनोजेंस लाइक कैनाबिस, एक्टेसी, लेसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड, LSD कहते हैं, साइलोसाइबिन, मैजिक मशरूम, इट्स टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट में ले जाते हैं। इनकी भी ट्रीटमेंट की, और अक्सर होता है कि इतनी बुरी टॉक्सिक स्टेट में जाते हैं, हाईवी डोजेज, हैवीली यूज्ड और प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ दीज ड्रग्स लाइक कैनाबिस वगैरह कैन लीड टू शिज़ोफ्रेनिक लाइक सिम्टम्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक जो ग्लू होती है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोस्टली ग्लू स्लिपिंग वाला नशा का जो करते हैं, वो क्या करता है, यूफोरिया कॉज करता है, एक्साइटमेंट, डिजीनेस एंड फ्लोटिंग सेंसेशन। बाद में फर्दर इनहेलेशन लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और उससे डेथ भी हो सकती है। कोई भी कल्चरल प्रेशर है, ऐसी सोहबत यारा ऐसी है,
वो फिनेंशियल प्रेशर्स हैं, क्राइसिस में जा रहा है पेशेंट, या जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, माइग्रेशन वगैरह करते हैं उसकी वजह से, तो सारे जो मिसयूज़ हो रहे हैं, सब्सटेंस मिसयूज़ हो या अल्कोहल मिसयूज़ हो, तो इन लोगों में ज़्यादा होता है। हाउ वुड यू मैनेज? पहले तो देखेंगे पेशेंट इसे छोड़ना चाह रहा है नहीं छोड़ना चाह रहा। अगर नहीं छोड़ना चाह रहा तो उसे ऐसे राय दें कि वो डोजेज कम कर दे, और अगर छोड़ना चाह रहा तो उस लिहाज से फिर उसे गाइड करें। मोस्टली इनकी हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंज द एडिक्ट सोशल इन्वायरमेंट, उसका वो चेंज करना। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। एक तो टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं, पैरानॉइड, शिज़ोइड और हिस्ट्रियोनिक। शिज़ोइड इज़ टाइप 1 और हिस्ट्रियोनिक और पैरानॉइड। तो अब इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो हाउ कैन यू मैनेज, या उसकी प्रोग्नोसिस क्या है? जो भी पर्सनैलिटी में एंग्शियसनेस है, अवॉइडेंट या ऑब्सेशन है, ऑब्सेशनल स्टेट है, एनकास्टिक स्टेट है, उस एंग्शियस या ऑब्सेशनल स्टेट को हम एंग्जियोलिटिक से, हाँ, एंग्जियोलिटिक ड्रग से हम लोग ट्रीट करते हैं। द बेनिफिट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंग्जियोलिटिक ड्रग्स। जबकि जो पैरानॉइड या शिज़ोटिपिकल हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, उनको हम क्या देते हैं? एंटीसाइकोटिक एजेंट्स देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया जो गर्ल्स पबर्टी जिनकी हिट करती है और एडोलेसेंट फेज में होती हैं उनमें होता है। बुलिमिया ज़्यादातर जो है वो 30s के एज में, 30s एज में जो ख़वातीन है ना उनको होता है। एनोरेक्सिया में पेशेंट का अगर वेट लॉस इज़ एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, और BMI लेस देन 17.5, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज टू द पेशेंट रिगार्ड देमसेल्फ एज फैट इवन इफ दे आर अंडर वेट, और लगता है बहुत मोटी हैं, और एमेनोरिया हो 3 मंथ्स का, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एनोरेक्सिया नर्वोसा का। वेट लॉस अराइजिंग फ्रॉम अवॉइडिंग फूड ऑफन कॉम्बिनेशन विद बिंजिंग। बहुत ज़्यादा एक एपिसोड आती है जिसमें बहुत ज़्यादा खाती हैं, फिर उल्टियाँ भी करती हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज और यूज़ ऑफ डायरेटिक्स, लेग्जेटिव्स, इसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन सिम्टम्स पे आते हैं। और लेनूको हेयर जो कि छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें होते हैं। इन पेशेंट्स के भी चीक्स पे, बैक पे, फोरआर्म्स पे आ जाते हैं। एटियोलॉजी जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे सोशल प्रेशर है, ख़वातीन को पतला होने का कहते हैं जो टैबू है, तो बस उस चीज़ को लेके हाउ वुड यू मैनेज, हाउ व्हाट आर द प्रोग्नोसिस। तो इसके मैनेजमेंट यही है कि पेशेंट को इंकरेज किया जाए खाने का, और अगर बहुत बुरी हालत में तो फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट करके उसको खिलाया जाए, नहीं तो CBT इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इसका जो है ना लॉन्ग टर्म मोर्टालिटी रेट 10 to 20% है, इसका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट जो है अक्सर या तो स्टारवेशन से मर जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं। ठीक। मेडिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, चाहे वो बुलिमिया है या एनोरेक्सिया, इसका क्या क्या हो सकता है? कार्डियक में ECG के QTC प्रोलॉन्गेशन, T वेव इन्वर्जन, ST डिप्रेशन या एरिथमियास लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हेमेटोलॉजिकल कुछ खा नहीं रही तो अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपीनिया, एंडोक्राइन पुबर्टल डिले और अरेस्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन और शॉर्ट स्ट्रेचर, एमेनोरिया, सिक थायराइड स्टेट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में यूरीमिया, रीनल कैलकुला, ऑस्टियोपोरोसिस और GIT में कॉन्स्टिपेशन, एब्नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या है? बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट अंडर वेट नहीं होगी, यहाँ था ना अंडर वेट हो, पेशेंट्स का वेट जो होगा वुड बी नॉर्मल लिमिट्स। उसको एकदम होगा उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और एकदम उसे खौफ हो गया, हे अल्लाह मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ईटिंग बिंजेस एंड ऑफन फॉलो पर करेक्टिव मेजर्स सच एज सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। वो अपनी उंगलियों से पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को इरिटेट करते हैं जिस लीड टू वॉमिटिंग। और उससे ये भी देख सकते हैं उनका रसल साइन होता है, जो नकल्स हैं जो फिंगर्स के, उन पे कैलसेस होते हैं, और उनके जो दांत हैं उस पर पिटेड टीथ होंगे, क्योंकि उनके उल्टी की वजह से गैस्ट्रिक एसिड ने उनके दांतों को पिटेड कर दिया होगा। एंड कैलसेस और नकल लाइक रसल साइन एंड पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट। देयर आर मेनी एसोसिएटेड फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, डेंटल और एसोफेगल कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। क्यों होने थे? क्योंकि वॉमिटिंग जो है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रही हैं, तो मेलोरी तो होना ही होना था। इसके साथ कार्डियक एरिथमिया और रीनल प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना था, क्योंकि उल्टी हो रही है। उल्टी होने की वजह से क्या होता है? हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिकल क्लोसिस जो होती है विद पैराडॉक्सल एसिड यूरिया। इसके डायग्नोस्टिक साइन रिकरेंट बाउंड्स ऑफ बिंज ईटिंग, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग बिंजेस एंड सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, परगेशन और डाइटिंग आफ्टर बिंजेस। इतना ज़्यादा खाने के बाद फिर डाइटिंग करना। तो इसका ट्रीटमेंट में यही है CBT, और कुछ पेशेंट्स को SSRIs भी देनी पड़े हैं, और लॉन्ग कोर्सेज, हाई डोजेज ऑफ SSRIs एंड लॉन्ग कोर्स टिल 1 year may be required। प्लूरल पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स में से एक, पर पोस्टपार्टम में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं
उनकी मूड वेरिएशन का। एक पोस्टपार्टम ब्लूज़ है, पोस्टपार्टम ब्लूज स्टार्ट होता है वो विद इन 1 वीक स्टार्ट होता है और विद इन 1 वीक रिजॉल्व हो जाता है। लाइक 4th डे स्टार्ट हुआ तो विद इन 1 वीक रिजॉल्व हो गया। इरिटेबिलिटी, लेबाइल मूड एंड टीयरफुलनेस मोस्ट कॉमन इसका है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अगर किसी पेशेंट को पहले ही डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हुई है तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के होने के। ग्रेजुअल ऑनसेट अराउंड 6 वीक्स पे, 1 महीने के अंदर अंदर या 6 वीक्स में ग्रेजुअल ऑनसेट होता है एंड द पेशेंट फील्स वेरी लो। एक्सप्लेनेशन एंड रीअश्योरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। प्लस अगर उसको ECT थेरेपी चाहिए या एंटीकोलिन, ये जो एंटीसाइकोटिक TCAs वगैरह वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। मदर और चाइल्ड यूनिट में रखा जाता है पेशेंट को और उसके बच्चे को भी, और उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। परप्यूरल साइकोसिस स्टार्ट्स विद इन लाइक 3rd डे से पहले नहीं हो सकता और 5th डे के बाद स्टार्ट होता है। मोस्ट कॉमनली इट हैज़ एन अब्रप्ट ऑनसेट और it affects 1 in 500 movement, usually takes the form of a manic or depressive psychosis. There is association with personal या family history of bipolar disorder. Delirium is rare. और इसकी मैनेजमेंट कैसे है, इसकी काउंसलिंग से, CBT से एंड जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिबल एक्ट करते हैं और उनकी वजह से उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हो सकता है। तो बेबी के वेलफेयर को देखते हुए कुछ टाइम के लिए बेबी शुड बी टेम्परली रिमूव फ्रॉम द मदर टू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जज़ाकल्लाह खैर।